हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं। एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं कि फैक्टर कैसे निकालें। इस टॉपिक पर पूरा एक प्लेलिस्ट बनाएंगे क्योंकि हमने देखा कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। इस प्लेलिस्ट में भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी जिस पर हम वीडियोज बनाते रह गए, लेकिन आपके प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रहे थे। लेकिन इस प्लेलिस्ट में हम हर एक चीज को कवर करते हुए सब कुछ आपके सारे सवालों के जवाब इस प्लेलिस्ट में हम कवर कर देंगे। तो इसमें हम बेसिक टू प्रो यानी कि बेसिक से प्रोफेशनल तक सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर में हम सबसे पहले समझेंगे कि फैक्टर क्या होता है, यानी कि फैक्टर कैसे निकालें, इसमें फैक्टर क्या होता है। और दूसरे नंबर पर हम समझेंगे कि फैक्टर को बेसिक लेवल से कैसे एलिमिनेट करें, यानी कि उसको हम कैसे निकालें कि कोई भी हमारे पास जो दिया हुआ संख्या है उसको हम बेसिक लेवल से कैसे समझें कि उस संख्या का क्या क्या फैक्टर होगा। और उसके बाद हम अगले लेक्चर में पूरा एक्सपर्ट लेवल पर बात करेंगे कि प्रोफेशनल लेवल पर कि कैसे बहुत ही आसानी से किसी भी संख्या का फैक्टर निकालेंगे। तो इसके साथ साथ और भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आप सबके उठाएंगे और हर एक चीज पर हम वीडियो बनाएंगे। तो बिना देर किए आइए चलते हैं अपने नोटबुक पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। अगर आप सब इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो शांति पूर्वक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ और सभी चीजों को नोट करते रहना और मेरे लफ्जों को जरा गौर फरमाना। देखो क्या कहता है गुणनखंड यानी कि फैक्टर। गुणनखंड कैसे निकाले यानी कि फैक्टर कैसे निकाले, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ध्यान से समझना। देखो हमने क्या बताया कि पहले हम बात करेंगे कि फैक्टर क्या होता है इसके बारे में। तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को, तभी समझोगे। और इस सीरीज का पहला लेक्चर है तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से समझना, तभी आगे लेक्चर को समझ पाओगे। तो ध्यान से समझो। देखो गुणनखंड क्या होता है इसके बारे में समझो। गुणनखंड यानी कि ऐसे खंड जिनका गुणा करने पर हमारा दिया हुआ संख्या मिल जाए, यानी कि दो ऐसे खंड जिनको गुणा करने पर हमारा दिया हुआ संख्या मिल जाए, वही दोनों खंड ही कहलाते हैं इस संख्या का गुणनखंड। और किसी भी संख्या के कई गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन एक संख्या के मिनिमम कम से कम 2 गुणनखंड होंगे और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक, अब ध्यान से समझो मेरी बात को। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड दो संख्याओं को हम गुणा करने पर हमारा दिया हुआ संख्या जब मिल जाए तो इन्हीं संख्याओं को ही इस संख्या का हम गुणनखंड कहते हैं। बात समझ में आई? गुणनखंड किसे कहते हैं? गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जिनको गुणा करने पर हमारे दी हुई संख्या मिल जाए, उसी को ही हम गुणनखंड यानी कि फैक्टर कहते हैं। ठीक, ये बुक में नहीं मिलता कि ऐसे डिफिनीशन, लेकिन ये सभी चीजें हमें अपने दिमाग से ही समझने वाली चीजें होती हैं, तो इसलिए इन चीजों को ध्यान से समझना। लेकिन एक बात हमने क्या बताया कि किसी भी संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं और इससे ज्यादा भी गुणनखंड हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि इसी संख्या को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। चलो मान लेते हैं यहां स्टार स्टार करके यही हमारे पास संख्या मिलती है। ठीक, यहां पर सर्कल और
त्रिभुज का ये मतलब मत निकालना कि ये सर्कल और त्रिभुज है। यहां पर हम ये लिखना चाहते हैं कि यह दो संख्याएं अलग अलग हैं। ठीक, अब इसको जब हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। तो यहां से हमारे पास क्या निष्कर्ष निकला कि किसी भी दो संख्याओं को गुणा करने पर हमारी दी हुई संख्या मिल जाए तो उन्हीं दोनों संख्याओं को इस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। ये पहली बात हुई। और दूसरी बात ये क्या पता चली कि किसी भी संख्या के दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम चलो समझते हैं कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। इस लेक्चर में हमें बेसिक चीज पर बात करना है, तो इसलिए हम बेसिक तरीके से समझाएंगे कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक, तो अब ध्यान से समझना। देखो, गुणनखंड जो होता है, अगर आपके पास, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास एक गोली दी हुई है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास एक गोली दी हुई है तो इसको हम चाहे लाइन में रखें, चाहे पंक्ति में रखें या स्तंभ में रखें, वो हमेशा एक ही होगा। ठीक, लेकिन अगर हमारे पास 2 गोलियां दी हुई हैं तो इनको हम एक पंक्ति में रख सकते हैं। ठीक, और इसको हम एक स्तंभ में भी रख सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास 3 गोलियां दी हुई हैं तो इनको क्या करेंगे, हम एक बार एक पंक्ति में रख सकते हैं और दूसरा बार हम इसको एक स्तंभ में रख सकते हैं। हमें हर बार एक चीज को ध्यान रखना है कि जो गोली हम रख रहे हैं हर लाइन में सेम, मतलब समान संख्याओं में ही गोलियां आनी चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास 4 गोलियां दी हुई हैं, ठीक, तो इसको हम एक तरीके से ऐसे रख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। लेकिन अब आप लोग ध्यान से देखिए तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन के अलावा क्या आपके सामने कोई और तरह का कॉम्बिनेशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आपके दिमाग में यह सवाल उठा होगा कि सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पहला, दूसरा और एक को हम ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में नहीं लिखना, हर पंक्ति में, हर स्तंभ में, हर पंक्ति में, हर स्तंभ में समान गोलियों को ही रखना है। जैसे कि यहां पर इसमें देख लो तो इस पंक्ति में 2 और स्तंभ में भी 2। ऐसे ही आप अगर हमारे पास 3 और भी ज्यादा गोलियां होती तो इसी को हम स्तंभ में 3 भी कर सकते थे। ठीक, अगर हमारे पास 6 गोलियां होती तो पंक्ति में 2 कर देते और स्तंभ में 3। यानी कि जब भी हम रखेंगे तो वो समान रखेंगे, ये नहीं कि अलग तरीके से रखेंगे, तो इसको हम नहीं गिन सकते। तो अब इसके बारे में सुनो कि क्या कहना चाहते हैं हम। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि एक गोली को 1 गुणे 1 के रूप में रखेंगे तब भी 1 ही मिलेगा। 2 को 2 गुणे 1 के रूप में लिख सकते हैं ऐसे, और ऐसे लिखना चाहे तो इसी को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 2, 1 स्तंभ और 2 पंक्तियां। तो 1 गुणे 2, यहां पर क्या था, 2 पंक्तियां और 1 स्तंभ, नहीं, 1 स्तंभ और 2 पंक्तियां। तो इस प्रकार से यहां लिखे तो ये इनका वैल्यू भी 2 ही हमें मिल रहा है। और 3 को अगर ध्यान से देखें तो इसमें भी वही कर रहे हैं, 3 को 3 गुणे 1 बराबर 1 गुणे 3, तो बराबर 3 ही मिला। लेकिन अगर जब हमें 4 गोलियों को रखना है तो यहां पर हम देखें कि 1 गुणे 4 के रूप में रख दिए। यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर हम रखे 4 गुणे 1 के रूप में, और यहां पर हम ध्यान से देखें तो यहां पर हमने लिखा 2 गुणे 2 के रूप में। लेकिन इन सभी का जो ओवरऑल वैल्यू मिल रहा है वो हमेशा 4 ही मिल रहा है। ऐसे ही अगर आपके पास 5 गोलियां होती, 1 2 3 4 5, ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 1 2 3 4 5, और इसको हम ऐसे रख सकते हैं 1 2 3 4 5। लेकिन इसको हम कभी भी ऐसे नहीं रख सकते कि 1 2 3
और 4 5, ऐसा कभी नहीं रख सकते क्योंकि इस पंक्ति में आप देखेंगे तो 2 ही गोलियां हैं, लेकिन इस पंक्ति में 3, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको हर बार सेम ही नंबर्स रखने हैं। ठीक, अभी इसको और आगे समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर क्या निष्कर्ष निकला कि इसके जो लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, लेकिन ये एक ही है तो 1 गुणे 5, और यहां पर देखा जाए तो 1, तो यहां पर 1 गुणे 1 2 3 4 5, तो इसको हम लिखेंगे 5 गुणे 1। ठीक, और अगर हमारे पास 6 गोलियां या फिर और भी ज्यादा गोलियां होती, जैसे कि हम चलो मान लेते हैं 9 गोलियां हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 9 गोलियां हैं। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, और यहां पर हमारे पास छठा पॉइंट। तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो हम 9 गोलियों को कैसे लिख सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि इन सभी को हम ऐसे लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक पंक्ति में लिख दें, यह एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि इनको हम एक स्तंभ में लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका क्या है कि इन्हीं गोलियों को हम ऐसे लिख दें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये हो गया हमारे पास तीसरा तरीका। क्या इन तरीकों के अलावा आपके पास कोई और तरीका दिख रहा है? आप अगर ऐसा लिखना चाहें कि दो गोलियों को एक पंक्ति में रख देते हैं, 1 2 1 2, तो यहां से हो गया 2 2 4 2 6 2 8, लेकिन लास्ट में बच रहा है 1, तो इसका मतलब इसको हम नहीं लिख सकते क्योंकि हर पंक्ति में हमें समान गोलियों को ही लिखना है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि यहां पर 1 गुणे 9, और यहां पर देखा 9 गुणे 1, और यहां पर हमने देखा 3 गुणे 3 के रूप में हमने लिखा, तो हर बार हमें मिल रहा है 9 गोलियां। लेकिन अगर हम एक तरीका और ले लें, चलो एक तरीका ऐसा लेते हैं हम कि 6 गोलियां हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? एक तरीका यह है 1 2 3 4 5 6, और दूसरा तरीका यह है 1 2 3 4 5 6, मतलब कि ये हो गया 1 गुणे 6 के रूप में, और ये हो गया 6 गुणे 1 के रूप में, ठीक। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक तरीका यह है 1 2 3 4 5 6, तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि यहां पर दो पंक्ति है और 3 स्तंभ है, नहीं, 2 स्तंभ है और 3 पंक्तियां हैं, तो यहां से क्या निकला 2 गुणे 3, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 3, तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि 3 गुणे 2 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हर बार हम क्या देख रहे हैं कि हमें ओवरऑल वैल्यू 6 मिल रही है। तो अब ये हमने क्यों समझाया, इसके बारे में समझ लो। यहां से एक बात यह निकल रही है कि एक क्या जो गुणनखंड होगा वह केवल और केवल 1 ही होगा, ठीक। 2 का जो गुणनखंड होगा वह या तो 1 गुणे 2 के रूप में होगा या तो 2 गुणे 1 के रूप में होगा, तो यानी कि ये दोनों समान है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि 2 का गुणनखंड 1 और 2 है। 3 का गुणनखंड अगर हम देखना चाहें तो 1 गुणे 3 या 3 गुणे 1 है। तो यह एक बेसिक तरीका है कि आप इनको गोलियों के रूप में सपोज करो और उनको एक एक क्रम रखते जाओ। लेकिन अगर आपके सामने ढेर सारे नंबर्स दे गए, जैसे मान लो कि 50 कोई नंबर है, तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि 50 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम अगले लेक्चर में उस चीजों पर बात करेंगे कि बड़े संख्याओं को कैसे हम सॉल्व करते हैं। और यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो 3 का गुणनखंड 1 और 3 है, क्योंकि 1 और 3 के गुणे के रूप में हमें 3 मिला। और ऐसे ही 4 को अगर देखा जाए तो 4 के कितने गुणनखंड हैं? 1 गुणे 4, 2 गुणे 2, और 4 × 2,
4 × 1, लेकिन इसको और इसको हम एक ही बार काउंट करते हैं। तो इस प्रकार से 4 के जो फैक्टर हुए वो कितने हुए, 1 2 3 4, लेकिन इस यहां पर 2 × 2 है तो यानी कि एक ही बार काउंट करेंगे। तो 1 2 4 4 के हमारे गुणनखंड हुए 1 2 4, और 3 के जो गुणनखंड हुए फैक्टर हुए 1 और 3, और 2 का 1 और 2 और 1 का 1 ही हुआ, और 5 का अगर देखा जाए तो 1 और 5 ही हुआ, और 6 का देखा जाए तो यहां पर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और 6 हुआ। ये सभी फैक्टर हुए 6 के। लेकिन अगर 9 का देखा जाए तो 9 का जो फैक्टर हुआ वह क्या हुआ, 1 3 और 9। इस प्रकार से हम यहां एक चीज यह भी देख सकते हैं कि किसी भी संख्या का अगर कोई छोटी संख्या है तो उसका गुणनखंड का मतलब यह हुआ कि उस संख्या को हम जितनी बार तोड़ सके, यह हम अगले लेक्चर के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक आइडिया इजाद कर रहे हैं आप लोगों के दिमाग में कि अब अगले लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं। यानी कि यहां से एक बात यह निष्कर्ष निकल रही है कि किसी भी संख्या है, कोई भी हमारे पास संख्या है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हुए दो संख्याओं के मल्टीप्लाई से उसी संख्या को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हीं दोनों संख्याओं को ही हम गुणनखंड कहते हैं। तो इसके बारे में अब अगले लेक्चर में हम पूरा डिटेल से एक प्रोफेशनल तरीके से बताएंगे कि कैसे किसी भी संख्या, किसी भी कितना भी बड़ा संख्या हमारे पास दिया हो उसका भी हम गुणनखंड चुटकियों में निकालना समझ जाएंगे। तो उसके लिए अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। ये रहा हमारे पास एक बेसिक लेक्चर। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ढेर सारे वीडियोज के लिए इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पर रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो और आगे बढ़ते रहो।